सर ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ उन्होंने पूछा कि एक लोक सेवक क्या होता है, तो मैंने उनको बताया लोक सेवक क्या होता है। फिर उन्होंने बोला वो तो लोगों की सेवा कहाँ करता है, वो तो अधिकारियों की बात सुनता है। तो उसका भी मैंने आंसर दिया था। एक बस लास्ट में उन्होंने पूछा था एक सर ने कि लाडली बहना और जो लाडली लक्ष्मी योजना है क्या वो राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ चला रहे हैं क्या, तो मैंने बोला नहीं, मुझे लगता है नोट्स तो सब जरूरी होता है बनाना, क्योंकि बुक्स रिवीजन में काम में नहीं आती, एक बार पढ़ लो और उसके बाद नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। उस शुरू में तो बहुत पढ़ा है, नो डाउट पढ़ा है, अब वक्त नहीं मिलता। कितने घंटे पढ़ा है? मतलब मैंने शुरू में सच में पढ़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी इंदौर में एमपीपीएससी आयोग के जस्ट सामने, और एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैडम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो मैम का हम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानेंगे और किस तरह का बोर्ड है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और मैम की स्ट्रैटेजी वगैरह क्या थी। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। हाँ मैम, अपना नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम आयशा शेख है जी। आप कहाँ से आए हैं मैम? मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, भोपाल से हो आप। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है। 2019 का 20 का इंटरव्यू भी दिया था और ये मेरा थर्ड इंटरव्यू। अच्छा, सिलेक्शन होगा कितना? नहीं, मेरा पीएससी से सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। एंड मैम इन बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। अच्छा, इस बार मेहरा सर का बोर्ड था और इससे पहले हो चुका है। पहला जो इंटरव्यू था 2020 का, तो वो भी मेहरा सर के बोर्ड में था। अच्छा। जो दूसरा हुआ था वो रायकवा सर के बोर्ड में, दोबारा से मेहरा सर के। अच्छा, मेहरा सर का बोर्ड में आपकी दोबारा आया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों बार का मेहरा सर का? जब फर्स्ट टाइम हुआ था 2020 में, तब मतलब अच्छा था, लेट हुआ था मेरा। अभी तो 10 मिनट्स का ही हुआ था। एक्चुअली में क्या, मैं सब इंजीनियर की पोस्ट पर भोपाल में कार्यरत हूँ। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि तुम्हारी घर के पास ही तुम्हें जॉब मिल गई है, फिर तुम अब यहाँ पे क्यों आना चाहती हो। मैंने उनको बोला कि सर पीएससी में विलम्ब हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने सब इंजीनियर का फॉर्म भरा और मेरा उसमें चयन हो गया। तो बोलते अच्छा तुम सिविल इंजीनियर तो फिर बहुत अच्छी हो गई, इसलिए तुम्हारा उसमें बिना तैयारी के भी हो गया। तो बस उन्होंने ये क्वेश्चन करा, मैंने बताया भी। और बाकी तीनों मेंबर्स के मैंने फिर प्रॉपर जवाब दिया। मैंने सर ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ उन्होंने पूछा कि एक लोक सेवक क्या होता है, तो मैंने उनको बताया लोक सेवक क्या होता है। फिर उन्होंने बोला वो तो लोगों की सेवा कहाँ करता है, वो तो अधिकारियों की बात सुनता है। तो उसका भी मैंने आंसर दिया था, ठीक था, पर 10 ही मिनट चला था। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर बोल रहे हैं कि एक बार जॉब लग गया, अब क्यों आना है तुमको। अब ठीक है। अच्छा। और इसके अलावा किस तरह के और सवाल थे आपके, आपसे जो पूछे गए सवाल? आपके ग्रेजुएशन वगैरह सवाल होंगे? नहीं, इस बार कुछ भी नहीं पूछा था। और शुरुआत किस सवाल से हुई थी? इसी से हुई थी। अच्छा। कि आप चयनित हो, फिर आपको, हाँ, लोग 1.5 लाख की जॉब छोड़ करके आते हैं, आप घर के पास जॉब करने के लिए, आपका चयन हो चुका है, सैलरी अच्छी, फिर क्यों नहीं आ रही। फिर उन्होंने पूछा एई का एग्जाम दिया था, तो मैंने बोला नहीं दिया, क्योंकि मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक सर ने पूछा आपने कहाँ से कोचिंग से करी, तो मैंने उनको बोला मैंने कोई कोचिंग से तैयारी नहीं करी है, मेरी हॉबी है प्रेरक प्रसंग। तो उन्होंने उससे और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक प्रेरक प्रसंग पूछा था, तो मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने उस पे तो वो खुश हुए थे। बाकी सबके भी मैंने आंसर दिए थे, तो बाकी को तो अच्छा लगा। हॉबीज इसमें आपने बताया अभी, इसके अलावा आपने एक ही हॉबी डाली डेफ में, और भी हॉबीज थी आपकी? 2 हॉबी थी मेरी। अच्छा, दूसरी कौन सी थी? एक प्रेरक प्रसंग था और एक सुबह टहलना। अच्छा, वॉकिंग है सुबह, तो उससे सवाल था कुछ? नहीं। अच्छा, उससे कोई सवाल नहीं था। मैं एक्चुअली में नर्मदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत हूँ, तो मुझे लगा कि उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जॉब से पूछेंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जॉब से कोई सवाल नहीं? कुछ नहीं, बस ये पूछा हो गई है जॉब तो फिर क्यों। उसमें मैंने आंसर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, मतलब इसी बीच इसी राउंड घूमता रहा आपका 10 मिनट जो इंटरव्यू चला इसी है? हाँ। कोई करंट अफेयर का कोई सवाल नहीं, एक बस लास्ट में उन्होंने पूछा था एक सर ने कि लाडली बहना और जो लाडली लक्ष्मी योजना है क्या वो राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ चला रहे हैं क्या, तो मैंने बोला नहीं, बाकी दूसरे स्टेट्स में चल रही है, सेंट्रल लेवल पे ऐसी कोई स्कीम नहीं चल रही। अच्छा। बस उनका बाकी जितने मेंबर्स थे उनका उन्होंने क्वेश्चन जो पूछे थे मैंने सबके आंसर। एमपी के रिगार्डिंग कोई सवाल? कोई भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा मैम थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो प्रीलिम्स की है जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आप तीसरा इंटरव्यू है आपका, तो आप लगातार प्रीलिम्स क्रैक कर रही हैं, मेंस क्रैक कर रही हैं, तो किस तरह की अप्रोच आप फॉलो करती हैं मेंस प्रीलिम्स के लिए? मेरा 2019 से लगातार 2024 तक के दिया है मैंने लगातार एग्जाम, और प्रीलिम्स के लिए तो मुझे लगता है कि बस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना, और वो एक बार तैयारी कर लो तो हो ही जाता है। एक बार अच्छे से बेसिक पढ़ लो तो उसके बाद बस ऐड ऑन ही करना पड़ता है।
बाकी और कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज अगर किसी को लगानी है कि अपना आंकलन कर लो कैसा आप कर रहे हो, बस। बाकी और कुछ नहीं। अभी तो क्या सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो बस यही है उसमें, और कितनी ज़्यादा। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई होंगी आपने? मैं पहले लगाई थी, पहले और दूसरी बार लगाई थी, उसके बाद नहीं लगाई। इस बार नहीं लगाई? नहीं, उसके मैंने 2020 में लगाई थी और 19 में लगाई थी, उसके बाद नहीं लगाई थी। तो आप ये करें, अगर प्रैक्टिस और तैयारी अच्छी हो तो कोई जरूरत नहीं होती है हाँ टेस्ट सीरीज लगाने की। हाँ अच्छा, नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, हाँ। तो कितने बेनिफिशियल रहे नोट्स बनाने? कई बार बच्चे करते क्या है कि स्किप कर देते हैं नोट्स बनाना, उनको लगता है कि बुक्स वगैरह हैं तो उन्हीं से पढ़ लिया जाए। तो क्या लगता है आपको कि नोट्स बनाने चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए? मुझे लगता है नोट्स तो सब जरूरी होता है बनाना, क्योंकि बुक्स रिवीजन में काम में नहीं आती। एक बार पढ़ लो और उसके बाद नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके उसी जहाँ से पढ़ा उस वहीं से नोट्स बनाना चाहिए। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे नोट्स बनाना नहीं जानते वो किस तरह के, मतलब नोट्स बनाने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करें, किस तरह से बनाए? क्या वन पेजर होने चाहिए या फिर एक आध लाइन में लिख के कर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और बस, या फिर आप किस तरह से लिखती मतलब बनाती हैं? सबका नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि किसी किसी बच्चे को अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लगता है तो वो इम्पोर्टेंट कर ले। मैंने तो फैक्चुअल डेटा याद करने के लिए एक जगह लिख करके रखा था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो याद ही थी। तो जैसे 2024 में इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैंने उसके लिए दोबारा से, टाइम भी नहीं था, 1 महीने में मैंने तैयारी करी है, तो मैंने उसमें फैक्चुअल डेटा एक जगह लिख करके रखा था बस। अच्छा, कोई आपकी बुक्स वगैरह एमपी की या कोई और, जो क्योंकि फैक्चुअल डेटा आप कह रही हैं और एमपी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो सब याद करने के लिए कोई आपका कोई और बुक वगैरह कोई होती है आपकी? इस बार तो मैंने परीक्षा धाम ली थी एमपी की पढ़ने के लिए, और जो ट्राइब्स थी उसके लिए मैंने निर्माण के ली थी, और बाकी मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदी थी। बाकी मेरे पास जो कंटेंट था मैंने उसी से तैयार। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए? करंट अफेयर्स के लिए मैं वीडियो देख लेती हूँ, कोई भी बुक से नहीं पढ़ती। मुझे ऐसा लगता है मुझे याद नहीं होता बुक से, अच्छा। तो मैं वीडियो देख लेती हूँ, एक बार 2 बार देख लिया बस, याद उससे हो। काम चल जाता है, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखने से हो हाँ, जाएगा? मुझे तो हो जाता है। सबका अलग अलग होता है, किसी को पढ़ के याद होता है, किसी को सुन के याद होता है, सबका अलग अलग होता है। जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत नजदीक एग्जाम है, क्या क्या करना चाहिए उनको प्रीलिम्स के लिए? क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी फिलहाल, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे प्रीलिम्स का तरीका यही होता है कि कोई पहली बार तैयारी कर रहा है तो प्रीलिम्स में आता है फैक्ट्स, तो फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और अगर जिसने पहली बार मतलब क्रैक करा है दूसरी तीसरी बार, तो मुझे लगता है उसको स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पता रहती है कि वो किस तरह से मतलब प्रीलिम्स क्रैक करे। जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए मुझे लगता है कि फैक्ट्स इतनी तुरंत याद नहीं रहते, कंफ्यूजन भी होता है, तो एक जगह लिख लो, उसको बार बार देखो, उससे रिवाइज करो, हो जाता है उससे। कोई और आपकी अलग कोई स्ट्रेटजी आप औरों से क्या कुछ अलग करती हैं? आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरा एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैं इसको इस तरह से करती हूँ, तो आप अपना शेयर करना चाहें? मुझे लगता है कि सबका अलग अलग ही होता है। जैसे मैं क्या करती थी, जी। मैंने एक जगह पर फैक्ट्स लिखे तो मैं उनको रिवाइज कर लेती थी, तो या तो याद, कभी भी लगता था कि अच्छा मैं इस फैक्ट को भूल गई, तो मैंने उसको पलट के वहाँ पे देख लिया तो वो याद हो जाता था ऐसा। पर नोट जरूर बनाती थी, मतलब चाहे प्रीलिम्स में भी अगर मुझे लगे कि कोई नया पोर्शन पढ़ा है तो उसका एक बार नोट्स तो बनाती ही बनाती। पर मेंस में तो मैं स्पेशल नोट्स बनाती थी। कितने घंटे पढ़ती थी आप? शहर कई बार लोगों को लगता है नहीं यार, जो टॉपर होते हैं या जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं वो बहुत एक लंबा टाइम पढ़ते हैं, 8-8 10-10 घंटे। आप क्या कहती हैं, कितना पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना चाहिए, और आप कितना पढ़ती थी, कितने घंटे? शुरू में तो बहुत पढ़ा है, नो डाउट पढ़ा है, अब वक्त नहीं मिलता। कितने घंटे पढ़ा? मतलब मैंने शुरू में सच में पढ़ा है, मतलब जब सब कुछ नया नया पढ़ना पड़ता है तो मैं बस पढ़ती रहती थी, सिवाय खाना खाने के उठती थी सुबह शाम, बस वरना मैं पढ़ती ही थी। अच्छा। और लेकिन अब मुझे वक्त नहीं मिलता, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ के भी काम रहता है, तो ऑफिस से आने के बाद मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना ही करती। अभी कितना आप निकाल पाते हैं टाइम? अभी तो बहुत मुश्किल होता है। मैं ऑफिस से आने के बाद भी थक जाती, तो मैं 4-5 घंटे, अगर 5 बजे 6 बजे अगर ऑफिस से आऊँ तो रात के 11-12 बजे तक सोचती हूँ पढ़। आप ये कह रही हैं कि जॉब के साथ ऑब्वियसली किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो मैं वही चीज जानना चाहता हूँ, जॉब के साथ कैसे मैनेज करें टाइम को? क्योंकि कई बार होता क्या, जो शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन जॉब कर रहे होते हैं वो, उनको टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मैं वही जानना चाहूँ जॉब के साथ कैसे मैनेज करें स्टडी? हो जाती है। मैंने 2020-24 का मेंस ऐसे ही दिया है, जबकि सिलेबस ही पूरा चेंज हो गया था,
तो जॉब करते करते जब भी टाइम मिले या तो मोबाइल में लिख लो, वक्त मिला है ऑफिस में तो कर लो, या फिर घर पर आने के बाद थोड़ा पर टाइम तो देना पड़ता है। बस हो जाता है मैनेज, बस स्ट्रेस नहीं लो तो हो जाता है। उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यूट्यूब कितना बेनिफिशियल रहता है? क्या यूट्यूब को इग्नोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता तैयारी के दौरान? यूट्यूब से इस बार तो नहीं करी मैंने, क्योंकि कुछ थे नहीं ज़्यादा कंटेंट, नया सिलेबस था तो। पर अगर किसी को लगता है कि कुछ स्टैटिक पोर्शन में जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, नहीं आ रहा समझ में, जो थोड़ा समझ में आपको क्लैरिटी दे देते, बेसिक आपकी क्लियर हो तो हो जाता है। अच्छा, तो मैम इसके अलावा आंसर राइटिंग का और बता दीजिए, आपकी आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या रहती है? क्योंकि आप लगातार ऑब्वियसली मेंस क्लियर कर रही हैं, तो आप किस तरह का आंसर लिखती है? आप अप्रोच क्या रहती है आपकी? आंसर राइटिंग की अप्रोच इस बार तो मेरी यही रही थी कि फैक्चुअल चीज़ें आप डालो, क्योंकि एमबीपीएससी में फैक्ट्स का तो रहता ही, वो तो आपको लिखना ही पड़ता है, और जितना हो सके डायग्राम बनाना है, और पॉइंट्स में आंसर लिखने का वो करें, इधर उधर की बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है, जो पूछा वही लिखो, वही उसी पर आपको मार्क्स मिल जाए। इंटरव्यू की और जरा बताइए, स्ट्रेटजिक इंटरव्यू को डेफ को किस तरह से किया जाए, किस तरह से इंटरव्यू को प्रिपरेशन करी जाए, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जो बच्चे पहला इंटरव्यू दे रहे हैं उनको कंफ्यूजन रहता है कि कहीं ड्रेसिंग को देख करके कहीं नंबर ना कट हो जाए, किस तरह से चीजों को लेना चाहिए इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू में तो जितना आप लाइट होकर के जाओगे उतना ही अच्छा जाता है, जितना कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, स्माइल लेकर के जाओ, वही सही है। डेफ आपका पूरा प्रिपेयर करो, मेरा डेफ से ही पूछा था, ज़्यादा कुछ बाहर नहीं गया था। इसके पहले वाला इंटरव्यू जो था, सेकंड इंटरव्यू, वो पूरा महिला मुद्दे पे चला गया था, और इसके पहले वाला जो था, जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, वो भी मेहरा सर के बोर्ड में था, वो बड़ा डाइवर्स था। तो करंट के पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ें आनी चाहिए, आपके डेफ से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है, नाम का मतलब, कहाँ रहते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उससे जुड़ा हुआ करंट, बस इतना ही रहता है तैयारी। उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते, बस वो पूछते हैं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किस चीज़ों के ऊपर, आप कितने ज़्यादा चीज़ें कैच कर लेते हैं। कभी कभार जैसे देखा जा रहा था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वो देखते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे ट्रिकी कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा इतना डीप है नहीं। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।